हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद अर्पित में, जिसमें हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो भी हिंदी मीडियम के लिए। जिसमें आपका पहला चैप्टर होता है वास्तविक संख्याएं, जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। तो हम वास्तविक संख्या चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ 9th का रिवीजन करना पड़ेगा, जो हमें आगे काम आएगा। आपका इस वास्तविक संख्या चैप्टर में पहला टॉपिक आता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ने से पहले 9th क्लास का कुछ रिवीजन कर लेते हैं, जो हमें आगे काम आएगा। तो देखिए, इसमें हमारा पहला आता है प्राकृत संख्याएं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, और इसे n से डिनोट करते हैं। वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें गणन संख्या या प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये अनंत तक चली जाती है। आपके माइंड में जो भी नंबर आ रहे हैं वो सभी प्राकृत संख्याओं में ही गिने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्याओं को बोलते हैं इंग्लिश में होल नंबर्स, जिसे हम W से डिनोट करते हैं। प्राकृत संख्याओं में ये जो प्राकृत संख्या है, इनमें जब हम शून्य को मिला देते हैं तो जो हमें संख्या प्राप्त होती है उन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती है दोस्तों? प्राकृत संख्याओं में जब हम शून्य को भी शामिल कर देते हैं तो हम उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो आगे देखते हैं हम पूर्णांक, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में इंटीजर्स। इसे Z से डिनोट करते हैं। देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। प्राकृत संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है उन्हें पूर्णांक कहते हैं। जैसे यहाँ पर शून्य है, शून्य के इस साइड जो संख्या होती है उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, और शून्य के लेफ्ट में जो संख्या होती है उसे हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। इंटीजर के अंतर्गत प्राकृत संख्या भी आती है और पूर्ण संख्या भी शामिल हो जाती है, और कुछ ऋणात्मक संख्या भी आती है जिन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर जिसे हम n से डिनोट करते हैं, पूर्ण संख्याएं होल नंबर जिसे हम w से डिनोट करते हैं, पूर्णांक इंटीजर जिसे हम z से डिनोट करते हैं। तो आइए हम अगला टॉपिक देखते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर, इनको q से प्रदर्शित करते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p और q पूर्णांक होते हैं और q हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो हम उन्हें बोलते हैं परिमेय संख्याएं। तो देखते हैं संख्याएं कौन कौन सी होती है। जो भी संख्या हो, बटे वाली संख्या हो गई या फिर पॉइंट वाली संख्या हो गई, अगर उनके बटे में जो हर होता है वो 0 नहीं होगा तो वो सभी संख्या हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 3/4, 5/6, 4/1। अगर 4 के बटे में कुछ भी तो हम उसको 1 कर सकते हैं। 0, 2.3, -3/7, -2/7 ऋणात्मक संख्या भी इसमें शामिल हो जाती है। और अगर आप सोच रहे होंगे कि 0 को परिमेय संख्याओं में कैसे रखा जाता है, तो देख लीजिए, अगर 0 के बटे में अगर हम 1 लिख दें तो ये भी हमारा एक परिमेय संख्या का रूप हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर शर्त है कि q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 भी हमारे परिमेय संख्याओं में शामिल होता है। ठीक है, जहां पर p और q क्या होता है देख लीजिए। p में हमारे सभी पूर्णांक आ सकते हैं। ठीक है, p में हमारे सभी पूर्णांक आ सकते हैं, और q में 0 को छोड़कर सभी पूर्णांक हमारे आ सकते हैं। q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अगली देखते हैं हम अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स, जिसे हम QC से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर QC का मतलब होता है कंपोनेंट। क्या होता है? कंपोनेंट। जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। यहाँ पर भी p और q पूर्णांक है, लेकिन यहाँ पर भी शर्त क्या है? q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब इनके देखते हैं उदाहरण क्या होते हैं। आपकी सभी रूट वाली संख्याएं अपरिमेय संख्या होगी, और आपका एक पाई होता है। अगर आप सोचते होंगे कि पाई का मान
22/7 होता है। ठीक है, पाई का मान 22/7 नहीं होता है, वह पाई का अप्रोक्सीमेट मान है। क्या है? अप्रोक्सीमेट मान, मतलब पाई का लगभग मान। पाई का लगभग मान होता है 22/7, इसलिए हम पाई का मान लिखते हैं 22/7। इसलिए हम पाई को अपरिमेय संख्याओं की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि पाई का अगर वो मान देखें तो वो बढ़ता जाता है, 3.14 आगे आगे आता जाता है। तो इसलिए हम ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्याओं की श्रेणी में रखते हैं। यहाँ पर आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम पढ़ते हैं हमारा टॉपिक का नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। अब हम पढ़ते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इस प्रमेयिका का प्रयोग दो धनात्मक पूर्णांकों के HCF निकालने में किया जाता है, जो हम आगे प्रश्नावली में पढ़ेंगे। हम देखते हैं कि प्रमेयिका में कथन क्या होता है। दो धनात्मक पूर्णांक A एवं B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि यह आपका कथन होता है A बराबर BQ प्लस R, जहां पर R 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए एवं B से छोटा होना चाहिए। ठीक है, इस कथन को हम आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाने वाले हैं। देखिए, हम दो संख्या लेते हैं 36 और 5। हम यहाँ पर देखते हैं कि 36 5 से बड़ा है, तो हम 36 में 5 से भाग देंगे। ठीक है, तो क्या बनता है देखते हैं। 5 का भाग देंगे 36 में तो 7 बार जाएगा, 35 आएगा और शेषफल में 1 आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं, तो इस 36 को हम इसको लिखते हैं हम भाज्य। क्या लिखते हैं? भाज्य। ये अपना भाज्य हो गया और ये हो गया अपना भाजक, ये हो गया अपना शेषफल, ये हो गया अपना भागफल। तो अब देखते हैं इस 36 को अपन कैसे लिखते हैं। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर तो 36, 36 बराबर क्या है? भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, तो 5 गुणा 7, 5 गुणा 7 धन 1, शेषफल 5 से 35 और 1 36। ठीक है, इस टाइप से अपने को लिखना है। अब हम आगे देखते हैं इसको, जो दे रखा है आपका कॉन्सेप्ट, उसको हम कैसे निकालते हैं। यहाँ पर दो संख्या लेते हैं A एवं B, दो धनात्मक पूर्णांक लेते हैं A एवं B, जहां पर अपना A जो है वो क्या है? B से बड़ा है। क्या है? B से बड़ा है। अपना A क्या है? B से बड़ा है, तो हम B को रखेंगे अंदर और A को रखेंगे बाहर। ठीक है, A को रखते अंदर और B को रखते बाहर। अगर हम A में B से भाग देते हैं तो हमें भागफल मिलता है Q। क्या मिलता है? Q। और इसका शेषफल मिलता है हमको R। क्या मिलता है? शेषफल हमको R मिलता है। तो ये क्या कॉन्सेप्ट बनेगा? A बराबर B गुणा Q प्लस R। क्या बनेगा? A बराबर B गुणा Q प्लस में क्या बनेगा? R। जहां पर आपका R है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए और आपका B से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। यही आपकी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है, जिसके उपयोग अपन करते हैं दो संख्याओं के HCF निकालने में, महत्तम समावर्तक निकालने में। अब हम इसका देखते हैं उपयोग किसे किया जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। तो आइए हम अगले टॉपिक पर चलते हैं, अपना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जिसका उपयोग किया जाता है दो संख्याओं के HCF निकालने में। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो किसी सुपरिभाषित चयन मतलब स्टेप्स की श्रृंखला जो हमें किसी विशेष समस्या को हल करने की विधि या एक मेथड प्रदान करती है। ठीक है, तो इसका उपयोग कहीं में किया जाता है? दो संख्याओं के HCF निकालने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम आपको एक उदाहरण के द्वारा HCF कैसे निकालते हैं इस मेथड के द्वारा। देखिए, आप हम दो संख्या लेते हैं कोई भी, मान लो अपने को 12 और 18 का HCF निकालना है। ठीक है, 12 और 18 का हमको HCF निकालना है। ठीक है,
तो हम पहले कैसे नहीं निकालते थे, यहाँ पर 12 लिखते थे, यहाँ पर 18 लिखते थे, फिर इसको इस टाइप से करते थे, ठीक है। 2 से इसको करते थे, 2 से 6 बार जाता है, फिर ये 2 से 3 बार जाता है, फिर ये 3 से 1 बार जाता है। इसी प्रकार से इसको देखते थे, 2 से 9 बार जाता है, फिर ये 3 से 3 बार जाता है, फिर ये 3 से 1 बार जाता है, ठीक है। फिर इनको यहाँ पे लिखते थे, 12 का लिखते थे, क्या फैक्टर बने, 2 गुणा 3, और फिर यहाँ 18 का लिखते थे, 2 गुणा 3, ठीक है। और इनमें जो कॉमन होता था हम उसको क्या बोलते थे, एचसीएफ मान लेते थे। यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर 2 कॉमन है और यहाँ पर 3 कॉमन है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 गुणा 3 बराबर 6, ठीक है। इस टाइप से हम एचसीएफ निकालते हैं, लेकिन हमको एचसीएफ नहीं करना है। आपको इस चैप्टर में इस एल्गोरिथम का उपयोग करना है कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखो 12 और 18, यहाँ पर 12 और 18 में से बड़ा क्या है, आपका 18 बड़ा है, ठीक है। 18 बड़ा है 12 से, ठीक है। क्या है, 18 आपका क्या है, बड़ा है 12 से, ठीक है ना। अब देखो यही कॉन्सेप्ट आपका कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी पर आपको निकालना है, ठीक है। तो हम 18 में 12 से भाग देंगे, और भाग तब तक देंगे कि हमको शेषफल क्या प्राप्त हो जाए, 0। जब तक हमको शेषफल 0 प्राप्त हो जाए तब तक हम इसमें भाग देते जाएंगे। 12 का भाग इसमें देंगे, 18 में 1 बार जाएगा, 12 एकम 12, कितना बचेगा, 18 में से 12 जाएगा तो 6, कितना बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, अगले स्टेप में इस 12 को यहाँ पर नीचे उतार लेंगे, और इसमें फिर कैसे भाग देंगे, 6 से। कैसे भाग देंगे, इसमें 6 से भाग देंगे, तो 12 में 6 से भाग देंगे तो 2 बढ़ जाएगा, 6 दूना 12, ठीक है। और हमको कहां तक करना है, जब तक हमें लास्ट में शेषफल 0 प्राप्त नहीं हो जाता, ठीक है ना। अगर आपको लास्ट में 0 प्राप्त हो गया तो इससे एक स्टेप ऊपर चलते हैं, जो आपका यहाँ पे लिखा होता है, ये हमारा हो गया एचसीएफ। क्या हो गया हमारा, एचसीएफ। बस इतनी सी बड़ी आपकी एल्गोरिथम की विधि होती है। अब इसको लिखते कैसे हैं, तो 18 बराबर 12 गुणा 1, 12 एकम 12 गुणा 1, शेषफल कितना है, 6 प्लस में 6, ठीक है। 12 गुणा 1 प्लस 6, फिर आप इसको लिखते हैं 12 को, 12 बराबर 6 गुणा 2 प्लस में क्या है, 0, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप और ये सेकंड स्टेप। बस इसी टाइप के सवाल आपने को प्रश्नावली में करने हैं। ये आपकी एल्गोरिथम, यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम की विधि होती है, जिसमें आपका कॉन्सेप्ट है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पर आपका जो आर होता है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए, और आर का मान बी से छोटा होना चाहिए, ठीक है। देख लिए यहाँ पर जो आपका आर है वो इससे 0 के बराबर है, ठीक है ना, लेकिन इससे वो नहीं है, ठीक है ना, 0 से छोटा नहीं है। समझ में आ रहा है आपको, आप इसको नोट कर लीजिएगा। और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और कमेंट तो जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए अब हम इसको आपको एक्सरसाइज में जो भी उदाहरण दिए हुए हैं आपकी बुक में एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पर, तो हम उनको सोल्व करते हैं। देखिए अपनी बुक का पहला उदाहरण 4052 और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं इसका एचसीएफ निकालना है तो हम उसी विधि का प्रयोग करते हैं। तो हमने आपको सिखाया था कि जो बड़ी संख्या होती है उसको अंदर लिखते हैं, और जो छोटी होती है उसको हम बाहर लिखते हैं, जिससे हम भाग देते हैं। 4052 और 12576। अब देखते हैं भाग कितने हो जाएगा, 4000। अब देख लिए, अब यहाँ पर अपने को इतने बड़े बड़े पार्ट तो याद होते नहीं है, अपने थोड़ा माइंड चलाना पड़ेगा और उस हिसाब से अपने को हल करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर लिखा है 4 और यहाँ पर लिखा है 12, मतलब इसका पहाड़ अगर 3 बार बोलेंगे तो ये अपने को संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसका भाग इसमें जाएगा 3 बार, कितने हो जाएगा, 3 बार। देखते हैं, 3 दूना 6, 3 पंजे 15, कैरी का 1 और 3 चौके 12, ठीक है। अब इसमें से माइनस करते हैं,
6 में से 6 गया 0, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 1 गया 4। शेषफल कितना है दोस्तों 420। अब अभी अपने को कहां तक करना है, जहां तक अपना शेषफल शून्य नहीं आ जाता। ठीक है, अब अपन 4052 को नीचे उतारते हैं, 4052। अब इसमें भाग करते हैं अपन 420 से, तो ये अपना कितने हो जाएगा, लगभग 9 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये भाग 9 बढ़ जाएगा, 9 से 0, 9 दूना 18 और हासिल के केरे 1 बचा, 9 चौक 36 और 37, 3080। अब इसको इसमें से माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 2, हासिल आएगा 15 में से 8 गए तो 7, कितना आएगा दोस्तों 7 बचेगा। यहाँ पर 9 में 7 गया तो 2, और यहाँ बचेगा अपना 0। जब तक अपना शेषफल 0 नहीं आता हम तब तक इसे भाग देते रहेंगे। अब वापस से इस 420 को नीचे उतार लेते हैं। ठीक है, अब इसका भाग इसमें 1 बढ़ जाएगा, ये 272 आ जाएगा। अब इसको माइनस कर लेते हैं। ठीक है, 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा अपना। ठीक है, और यहाँ पर 11 में 7 गए तो 4, फिर 3 में 2 गया तो 1, 148। फिर 272 को नीचे उतार लेते हैं अपन, देखते इसमें भाग कितने हो जाता है। इसमें भाग अपना 1 बढ़ जाएगा दोस्तों, तो 148 माइनस कर लेते हैं। 12 में से 8 गया तो 4, 6 में से 4 गया तो 2। ठीक है, और यहाँ पर 1 बचेगा। फिर अभी भाग पूरा नहीं गया, फिर वापस नीचे उतारते हैं 148 को। 124 का भाग कितने हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, यहाँ पे आएगा 124, और अपना बचेगा यहाँ पर माइनस करने पर 8 में से 4 गया तो 4, और यहाँ अपना बचा 3। ठीक है, कितना बचा 2 बचा है ना, 1 में से 1 गया तो 0। अब अपने यहाँ जगह कम पड़ गई तो अपने को थोड़ा यहाँ लिखते हैं हम। ठीक है ना, इसका बचा हुआ पार्ट अपन ऊपर लिख रहे हैं, इसका बचा हुआ पार्ट हम यहाँ लिख रहे हैं, तो आप समझ लेना। ठीक है दोस्तों, वापस से 124 को नीचे उतारेंगे। अब 24 का भाग 124 पे जाएगा अपना 5 बार, कितने हो जाएगा 5 बार जाएगा। 5 चौके 20, कैरी कर दो, 5 में 10 और 2 12, यहाँ बचेगा 4। ठीक है, कितना बचा अपना 4, तो यहाँ कितना बचेगा, अब वापस से 4 बचा है ना, अभी भी शून्य नहीं है अपना, वापस से अपन 24 को नीचे उतारेंगे। फिर इस 24 से भाग देंगे, 4 से तो 4 का भाग जाएगा 24 में 6 बार, 6 चौके 24। यहाँ जाकर अपने को शून्य शेषफल मिलेगा। यहाँ पर अपना सवाल खत्म होता है, और जब तक अपना शून्य नहीं आता तब तक अपने को हल करते जाना है, और अपना शून्य आ जाए तो उसके एक स्टेप पहले अपना आंसर होता है। ये जो 4 ये अपना HCF क्या है दोस्तों, अपना 4 क्या अपना HCF यहाँ पर। अब इसको स्टेप बाय स्टेप लिखना है अपने को। ठीक है ना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन। पहले स्टेप में क्या आएगा अपना देखते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, 12,576 को लिखते हैं। 12,576 बराबर कैसे आएगा, 4052 गुणा 3, 4052 गुणा 3 प्लस में आएगा 420। फिर इस 4052 को लिखेंगे इस सेकंड स्टेप में, 4052 बराबर आएगा 420 गुणा 9 प्लस 272, 420 गुणा 9 प्लस 272। फिर 420 को लिखेंगे अपन थर्ड स्टेप में, 420 बराबर 272 गुणा 1 प्लस 148, 272 गुणा 1 प्लस 148। फिर 272 को लिखेंगे अपन स्टेप 4 में, 272 बराबर 148 गुणा 1 प्लस 124, 148 गुणा 1 प्लस 124।
फिर 124 को 148 को लिखेंगे अपन फिफ्थ स्टेप में। 148 बराबर 124 गुणा 1 प्लस 24, 124 गुणा 1 प्लस 24। फिर लिखेंगे 124 को अपन सिक्स्थ स्टेप में। 124 बराबर 24 गुणा 5 प्लस में 4। और फिर लास्ट में बचता है अपना सेवंथ स्टेप में 24। 24 को लिखेंगे अपन 4 गुणा 6 प्लस 0, 4 गुणा 6 प्लस 0। यहाँ पर अगर अपना HCF का जो लास्ट आंसर है 4 मिलता है अपने को। 4052 और 12,576 का HCF क्या मिला हमने दोस्तों? 4 मिला है। अतः एक लाइन लिख लेते हैं अपन यहाँ पर लास्ट में। अतः 4052 और 12,576 का HCF बराबर 4। ये आपका पहला उदाहरण है, आप अच्छे से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला उदाहरण। उदाहरण नंबर 2। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहां पर q कोई पूर्णांक है। ठीक है, इस उदाहरण को करने से पहले हमको जो आपका कथन है वो लिखना पड़ेगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से दो धनात्मक पूर्णांक a एवं b के लिए दो अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r इस प्रकार है कि a बराबर b q प्लस r, जहां पर r का वैल्यू b से छोटा और 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी तुलना इससे करने पर। a बराबर बी क्यू प्लस आर देखते हैं ना, बी क्यू प्लस आर, तो इसको देखो 2q, तो यहाँ पर b का वैल्यू क्या दिख रहा है अपने को? 2 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 2। तो b बराबर हो गया अपना 2। ठीक है, b बराबर क्या आएगा अपना? 2। b बराबर 2 कितना आएगा? b बराबर 2। तो इस b बराबर 2 को हम यहाँ पे रखते हैं, तो क्या मिलेगा अपने को? a बराबर 2q प्लस r। क्या मिलेगा? a बराबर 2q प्लस r मिला, जहां पर अपना है r का वैल्यू कितना है? 0 से बड़ा या बराबर और b से क्या है? छोटा है। अब हम सॉरी यहां पर 2 आएगा। ठीक है ना, कितना आएगा? 2 आएगा। अब अपने को यहां पर r के अलग अलग मानों पर यहां पर अपने को a का मान निकालना है। ठीक है ना, यहाँ पर r का मान अलग अलग पुट करेंगे 0 से लेकर 2 के बीच में, लेकिन यहाँ पर हम 2 को शामिल नहीं करेंगे। क्या करेंगे? 2 को शामिल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर r का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? r बराबर अपना होगा 0 और 1। ठीक है, r का वैल्यू अपन निकालेंगे 0 और 1 पर निकालेंगे। किसका वैल्यू निकालेंगे? a का वैल्यू। r बराबर 0 और 1 पर अपन a का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो पहला देखते हैं अपन r बराबर 0 पर। ठीक है, r बराबर 0 पर यहां पर पुट करते हैं वैल्यू। ठीक है, तो a बराबर 2q प्लस r, यहाँ पे कितना रखना है? 0। कितना रखना है? 0। इस r की जगह रखेंगे अपन, क्या रखेंगे? 0। तो अपने को क्या मिलेगा? a बराबर क्या मिलेगा अपने को? 2q। क्या मिलेगा? a बराबर 2q। ठीक है, a बराबर 2q ये इसके रूप का हो गया। ठीक है, a बराबर 2q इसके फॉर्म का है ना। ठीक है, मतलब अगर इस 2 को अपन देखते हैं बटे में 2 से भाग देते हैं तो ये इसका भाग पूरा पूरा जाएगा, तो अपन इसको कहेंगे कि 2q क्या है अपना? एक सम पूर्णांक है। ठीक है, तो अपन नीचे लिखते हैं, अतः क्या लिखेंगे? अतः a बराबर 2q 2 से भाज्य है, अतः a बराबर 2q 2 से भाज्य है
2 से भाज्य है, अतः यह क्या है, समपूर्णांक है, अतः यह समपूर्णांक है। अब अपन निकालते हैं a बराबर r बराबर 1 पर निकालते हैं। क्या करते हैं, r बराबर 1 पर निकालते हैं, दूसरे पार्ट में r बराबर 1 लेते हैं अब, ठीक है। तो यहाँ पर r का मान कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, तो a बराबर 2q प्लस 1, ठीक है ना, 2q प्लस 1। अब देखो अगर अपन इसमें 2 से भाग देंगे तो 2 से भाग नहीं जाएगा, क्योंकि बीच में क्या आ गया है, प्लस आ गया है, तो ये अपना 2 से भाज्य नहीं है, अतः ये विषम पूर्णांक है। क्या ये विषम पूर्णांक है। यह a बराबर 2q प्लस 1 2 से भाज्य नहीं है, अतः a बराबर 2q प्लस 1 विषम पूर्णांक है। क्या है, विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा उदाहरण। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है इसमें, इस कदम को लिखना है, फिर ये जो ये लिखा हुआ है a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसको लिखना है, ठीक है। फिर r के जो मान अपने को b का मान यहाँ से देखना है, b का क्या मान होगा, ठीक है। फिर b बराबर जो ही मान होगा उसमें अपन को यहाँ रखना है, और यहाँ से जो भी मान आएगा r का उसके अंदर अपने को देखना है, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन है, उदाहरण है, उदाहरण नंबर 2, आप इसको समझ लेना। अगला अपन उदाहरण नंबर जो भी करेंगे आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो समझ में आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हम ऐसे आपको 10th क्लास का पूरा सिलेबस कराने वाले हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।